अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुल्क की हालिया सियासी तारीख में अक्टूबर बहुत ही अहमियत का हामिल रहा है। अक्टूबर 1999 में एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। अक्टूबर 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान जलसे ने जमात को उरूज बख्शा और अब अक्टूबर 2023 4 साल की खुदसाख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापसी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने पहले अवामी खिताब में करीबन 1 घंटे की तकरीर की, जिसमें मफाहमती अंदाज अपनाते हुए माजी भूल कर आगे बढ़ने का बयानिया गालिब रहा। हफ्ते की शाम मीनार पाकिस्तान के साए तले जब नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल था कि वो 2017 में इख्तिदार से बेदखली के बाद अपनी मज़ाहमती सियासत जारी रखेंगे। ताहम इस तकरीर में वो आइन पर अमल दरामद के लिए रियासती इदारों और सियासतदानों को मुत्तहिद होने और साथ चलने का पैगाम देते रहे। नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों में अपने किसी हरीफ का नाम लिए बगैर वाज़ेह कहा कि उनका दिल जख्मों से चूर है, मगर इसके बावजूद उनमें इंतकाम की तमन्ना नहीं। आइंदा किसी को ये इजाज़त ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके। इस बुनियादी मरज़ को दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार होता है। नवाज शरीफ ने कौमी वक़ार, महंगाई, तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाने और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का भी जिक्र किया और कारकुनों को ये बावर करवाया कि वो अब दोबारा से मुल्क को तरक्की की शाहराह पर डालकर इन नाकामियों से दूर ले जाएंगे। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ये कैसे करेंगे और उनके तामीर और तरक्की के एजेंडे की जुज़ियात क्या हैं और उनके पास ऐसा कौन सा मंसूबा है जिसके ज़रिए मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तकरीर में नवाज शरीफ ने अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादतियों का खुलकर जिक्र किया, मगर वो चाहते हुए भी इन ज़्यादतियों की वजूहात और मुहर्रिकात पर गुफ्तगू ना कर सके, जिसका इजहार उन्होंने ये कहकर किया कि मैंने आज बड़े सब्र से काम लिया है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। तकरीर से बज़ाहिर यूँ नजर आया कि 2017 में वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर चलने वाले नवाज शरीफ 6 साल बाद फिर मुझे क्यों निकाला पर आ खड़े हुए हैं। तकरीर से ये सवाल भी उठता है कि क्या नवाज शरीफ का ये मुफाहमती खिताब नतीजा खेज साबित होगा। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, नवाज शरीफ का खिताब, इदारों, सियासी जमातों को साथ मिलकर चलने की दावत। क्या नवाज शरीफ अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ चेयरमैन PTI के साथ भी मुफाहमत की राह अपनाएंगे? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में जब वो सबके साथ और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, कोई ग्रज नहीं है, किसी से इंतकाम नहीं है, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे चलने की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़े सियासी, माजी में वो चल चुके अपने सियासी मुखालिफिन के साथ, सबसे बड़े सियासी मुखालिफ चेयरमैन PTI हैं और आज भी हैं, उनके साथ भी चलेंगे, उस तरफ भी बढ़ेंगे? पहली बात तो ये है कि आप ने मेरा ख्याल है ठीक एनालाइज नहीं किया। इन बिटवीन द लाइन नवाज शरीफ ने बहुत बराह रास्त धमकी दी है। अच्छा। वो इकबाल का शेर है, अगर समझ नहीं आया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद 2-3 लाइनें हैं, उस पर गौर करके देख लें। सो ये गुडी काम नहीं है। इन बिटवीन द लाइन्स, मलफूफ जिसे कहते हैं, शुगर कोटेड, बहुत धमकी है। अच्छा। एक बात। दूसरी बात रह गई मुफाहमत की, तो ये वो कम्युनिटी है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, मैं सारे पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स तो सुन्नत भी है, इनकी मुफाहमत भी बेमानी, इनकी मज़ाहमत भी बेकार और घटिया होती है। इतने रंग पूरी ज़िंदगी में गिरगिट तब्दील नहीं करता जितने ये 1 साल में करते हैं, और इक़्तिदार के लिए तो ये शैतान के साथ भी मिल सकते हैं। कल तक अंतड़ियाँ निकालूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, उसके बाद जफियाँ तो पपियाँ, झूठी जफियाँ, मसनूई मुआन के, ये कैरेक्टर है इनका, इसलिए ये नहीं। और आखिरी बात याद रखें, वो ये है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, आदतां सिरा नाल जांदियां। हुजूर ने भी एक बार कहा था कि अगर मुझे कोई क्रेडिबल आदमी कहे वो तो अपनी जगह से हिल गया, मैं मान जाऊंगा। वही आदमी मुझे कहे किसी ने अपनी आदत छोड़ दी है, मैं नहीं मानूंगा। ये विजडम की अखीर है। ये वो कैसे जा सकता है? 73 साल की उम्र है, मुझे गन पॉइंट पर सिगरेट छुड़वा के दिखाओ, इसलिए जाने देंगे। ज़रूरतों के सौदे हैं, कारोबारी से लोग हैं बस।
हसन निसार साहब, वो जैसे मैंने भी कहा भी कि थोड़ा उनका अंदाज, गुफ्तगू, टोन डाउन के सबके साथ चलना है, पुरानी बात नहीं याद करनी, मेरे गम हरे ना हो, ये वो सब। उन्होंने कहा कि वो कौन है जो नवाज शरीफ को हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देता है। वो सवाल करते रहे लोगों से, जवाब ना दिया कि मेरा मामला क्या है और क्यों हर बार ऐसा होता है। क्यों नहीं खुल के बताया कि क्यों है और कौन ऐसा करता है? ये क्यों कहने से झिझकते रहे? ये क्यों झिझकते रही? कह तो दिया है, हम 5 बंदे हैं, मतलब मेरे अलावा बाकी माशाल्लाह सारे के सारे आप समेत अबाव एवरेज हो। कुछ कह ना दिया और कह भी गए वाली बात है। कह तो दिया है, और कैसे कहे वो बेचारा, उन्हें और ठाप खानी है। ठीक है, इलेक्शन है, कोई सिलसिले होंगे, लेकिन बात सुनो, इंतजार करो इस एपिसोड के खात्मे का इंतजार। अभी तो शुरू नहीं, आपने खात्मे की बात शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हैं हसन साहब? शुरू तो हो लेने दे, शुरू से पहले खात्मे में पहुंच गए। मैं आपको आपकी तारीख याद दिला। अच्छा, बदला कुछ नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हमने तो पिछले 1-1.5 साल में सुना बहुत कुछ बदलना भी नहीं है। इनको बेसिक इश्यूज का ही नहीं पता और बदलना भी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया, कुछ नहीं बदलना, ये हसन साहब कह रहे हैं। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊँ। हसन साहब का कमेंट है कि धमकी दी है, कुछ नहीं कहा मगर सब कह दिया गया। ये जो पैगाम है कि सब मिलकर साथ चलें, एक तो कमेंट कीजिएगा कि क्या अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ की तरफ भी ये मुफाहमत का हाथ बढ़ाएंगे? और जब वो इदारों को साथ चलने का सब कह रहे हैं, क्या खुद वो भी इस बार हाइब्रिड निज़ाम की ख्वाहिश रख रहे हैं, चाह रहे हैं? इस सवाल की वो आपने हकायक को मद्देनजर नहीं रखा। मैं हकायक आपको बता देता हूँ। आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, मैं ये आपको राय दे रहा हूं, मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा। आपको ये पूछना चाहिए था कि इमरान खान जो अपने हर सियासी मुखालिफ को गालियां देता है हर वक्त 24 घंटे, उन पर गलीज तरीन इल्ज़ाम लगा रहा है पिछले 20 साल से, और हर वक्त सिर्फ आर्मी चीफ को मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है, क्या वो नवाज शरीफ के इस मुफाहमत के बढ़े हुए हाथ के जवाब में कोई मुस्बत इशारा देगा कि नहीं देगा? क्या मैंने जो बात की है, मैं हकायक पे मबनी ये बात की, मैं आपको भी हकायक बता देता हूँ क्या हुआ। इमरान खान 2012 में 13 में स्टेज से गिरे अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन बंद कर दी। इलेक्शन जीतने के बाद वो हॉस्पिटल गए उनकी आदत करने, शौकत खानम, वहाँ उनके खिलाफ गंदे तरीन नारे लगाए गए। इसके बावजूद भी वो अंदर गए, वहाँ बैठ के उनकी मिजाज पुरसी की और उन्हें कहा कि हम इकट्ठे मुल्क को आगे लेके चलते हैं। उसके बाद फिर बनी गाला गए चल के उसके घर वज़ीर आज़म बनने के बाद, वहाँ खान साहब से कौमी तावन मांगा। खान साहब ने जवाब में सड़क मांगी अपने घर तक के लिए। उसका जवाब उस कौमी तावन का ये हुआ कि 2014 का धरना किया। खान साहब ने घर के अंदर घुसने की कोशिश की, वज़ीर आज़म के, पार्लियामेंट पे हमला किया, PTV पे कब्जा किया। कोई इतने केस हुए, मफरूर हुए, उन्हें एक बार भी नवाज शरीफ ने गिरफ्तार नहीं किया। और मुफाहमत क्या होती है? 4 साल वो रहे हैं, हर किस्म की गाली दी, हर किस्म का इल्ज़ाम लगाया, नवाज शरीफ ने गिरफ्तार नहीं किया। कौन सा क्रिकेट की तरह रंग बदला था नवाज शरीफ ने उस वक्त? बताएं। तैयब अर्दोगान आया पार्लियामेंट में खिताब के लिए, इमरान खान से रिक्वेस्ट की नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पे कि आप आ जाए, इख्तलाफ रखें, बाइकआउट कर दिया उसका। उसके बाद प्रेसिडेंट जी का विजिट, धरना दे के बैठे हुए थे और रिक्वेस्ट करते रहे नवाज शरीफ कि यार आप थोड़े दिनों के लिए सिर्फ उठ जाए, फिर वापस आ जाइएगा, सिर्फ दौरा मुकम्मल होने दें। उन्होंने नहीं मानी। APS का वाक़या हुआ, पेशावर में बच्चों को मार दिया गया। भूल जाते हैं ना हम सब कुछ। नहीं, धरना ख़त्म किया जा रहा था, फिर मिन्नतें करके उनको मनाया, धरना ख़त्म किया और वहाँ पे उनको उस मीटिंग में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मिन्नतें करके बुलाया गया। फिर उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और फिर वो खोसा साहब और साकिब निसार साहब आ गए। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं मुफाहमत की नवाज शरीफ की तरफ से। कल नवाज शरीफ ने दोबारा मुफाहमत का किया, फिर आप सवाल नवाज शरीफ से पूछ रही हैं। क्या मेरी बात गलत है या सही है? अब साहब मैंने 1923 जो उन्होंने वतन से बाहर गुजारा है, 4 साल बाद वापस आए हैं, मैं उनका कंपैरिजन नहीं कर रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि एक लीडर जो 2 दिन पहले, अब से 48 घंटे पहले खड़ा होकर तकरीर कर रहा है 1 घंटे की, 4 साल बाद वतन वापस आकर, तो जो वो कह रहे हैं वो मुकम्मल बात है? मैं आपकी तरफ शहजाद साहब आऊंगी। मुकम्मल बात कर रहे हैं, आधी बात कह रहे हैं, अपने ऊपर गुजरी बता रहे हैं? सर मैं बात आगे लेके जा रही हूँ ना, सर बात तो आगे लेके जाऊंगी ना। आपने बात उठाई है, मैं उसी गुफ्तगू। 5 सेकंड। अच्छा आप कह दें जो 5 सेकंड चाहिए मुझे कि आप ये बात, आप ये सवाल इमरान खान से पूछें
कि क्या वो आर्मी चीफ के अलावा किसी और सियासी जमात से मिलना चाहता है, क्या वो मुफाहमत चाहते हैं इस मुल्क में कि नहीं चाहते? ये खान साहब से पूछे। खान साहब जब बाहर आएंगे तो सर बिल्कुल पूछेंगे, जो जिनको अभी ग्राउंड मिला है पहले उनको पूछ लें कि उन पे जो बीती वो क्यों बीती। शहजाद साहब क्या मुकम्मल बात, मुकम्मल हकायक परसों तमाम लोगों के सामने रखे? सिर्फ ये बताया ज्यादती हुई, बिल्कुल ज्यादती हुई, या सिर्फ ये बताया कि मेरे पे कितनी ज्यादती हुई? इस अवाम के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसका एहसास शायद दोनों साइड्स पर किसी को ना हो, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ अपने भी बीती सुनाई, ये नहीं बताया खुलकर, ना कहा क्यों हुई, कैसे हुई? खुद अगर लीडर हमारे पॉलिटिकल खड़े होकर अपने लोगों को नहीं बता सकते कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आऊंगा तो कैसे फिक्स करूंगा, तो फिर क्या मामलात बदलेंगे इस मुल्क में? आयशा, अगर तो 2017 के बाद से लेके अब तक जितना अरसा गुजारा नवाज शरीफ साहब ने लंदन में गुजारा, या जहां भी रहे, यहाँ भी रहे, पाकिस्तान के अंदर जेल में भी रहे, अस्पताल में भी रहे, अगर ये सारा अरसा उन्होंने इसी चीज़ पे वक्त सर्फ किया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई और मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे इस तकलीफ से गुजरना पड़ा, मेरी ज़ात को उनके नुकसानात हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है, और वो शायद उनकी किसी हद तक उनके जो मुकदमात हैं उसके अंदर भी उनका कोई जायज़ उनकी शिकायत हो, लेकिन अगर सारा वक्त इसी पे गुजरा है और इस पे नहीं गुजरा कि मैं वापस जाके पाकिस्तान को इस मुश्किल से कैसे आगे लेके जाऊंगा, और मैंने जाके जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है मैंने उनके साथ ही मामला तय करना है सबसे पहले जाके, तो फिर तो वक्त ज़ाया किया, और फिर वो अगला अब से आगे जो चैलेंजेस हैं उनको नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि वक्त सारे का सारा सर्फ कर दिया कि मेरे साथ किस तरीके से ज्यादती होगी, जुल्म कितना। जो शख्स अपने आप से ऊपर उठ के मुस्तकबिल और अपनी औलाद और अपने मुल्क और अपने कौम के लिए नहीं सोच सकता, तो मेरे नज़दीक तो हम तजियाकार से लेके पॉलिटिकल लीडरशिप तक मेरे ख्याल में वो इसका हकदार नहीं है कि वो जगह पे बैठे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मेरा नवाज शरीफ साहब के चैलेंजेस ही टोटली मुख्तलिफ हैं। आपने इमरान खान के बारे में सवाल पूछा कि क्या उनको करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर पार्टी कुछ टूट फूट का शिकार हो रही थी, लोगों का कॉन्फिडेंस PMLN के अंदर शहबाज शरीफ साहब की वजह से, बाकी मामला की वजह से कम तर होता जा रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्टेबल भी पंजाब की आप देख रहे थे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके आने से ये होगा कि एक महवर क्रिएट हो गया, वो महवर वापस आ गया। लगता है कि PMLN को एक डायरेक्शन मिल गई, एक कोई जिसे कहते हैं कि कोई कुतुबनुमा सामने आ गया। अब हो सकता है कि जो लोग बिखरते जा रहे थे अब वो ना बिखरे, और इलेक्टेबल्स भी जो पंजाब के हैं वो साथ मिलना शुरू हो जाए। उसके अलावा 3-4 चीजें और हैं। 4 साल की एब्सेंस, नवाज शरीफ साहब पे ये सवाल रहेगा आम आदमी के दिल में कि जब मुश्किल पड़ी हमें छोड़ के चले गए, ये सवाल रहेगा, इसका जवाब उनको देना है, और गालिबन अपने खुलूस के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, और खुलूस वाली लीडरशिप के साथ देना है। ये अब बातों से मामलात नहीं निभाए जा सकते। पहली बात, 16 माह की जो परफॉर्मेंस थी उनके भाई की गवर्नमेंट की, चाहे जो मर्जी कह ले, PDM थी, ये था, उसका जो नेगेटिविटी है उसको ओवरकम करना है। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि इस दौरान में पाकिस्तान बदला है जब वो गए हैं यहाँ से, और उनके होते हुए जब यहाँ पे हुआ ये है कि बहुत सारा वोट बेस जो है वो PTI की तरफ और चेयरमैन PTI की तरफ चला गया। उस वोट बेस को, और ये एक समझे कि टेस्ट ट्रायल में से गुजर रहे हैं, जो लोग इस वक्त तमाम का तमाम सपोर्ट उनकी तरफ है, और जो लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद ये पाकिस्तान को मझधार से निकालेंगे, वो ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो वोट बैंक गया है यहाँ से छुट के उस तरफ जहां पर नहीं जाना चाहिए फिलहाल, क्या वो वहां से वापस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। ये तीसरा बड़ा इम्तिहान होगा। तो ये इम्तिहान है जिनको देखना है। और चौथा, फाइनल मैं बात खत्म कर दूंगा, चौथी जो इम्तिहान है वो ये है कि जब ये हुकूमत में आ जाते हैं, और इस वक्त ये एक प्राइमरी और प्री एमिनेंट लीडर के तौर पे, सियासत के लीडर के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, उनको तमाम सपोर्ट दी गई है। उनको अगले और आइंदा के लिए ये देखना है कि वो सियासत को मुस्तहकम कर, अपनी पार्टी को नहीं, अपनी लीडरशिप को नहीं, अपनी हुकूमत को नहीं, सियासत को कैसे मुस्तहकम कर सकते हैं। यानी उसके लिए फिर लोगों से मिलना पड़ेगा, शायद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें शायद बाकी पार्टियां भी हों। इमरान खान तो भूल जाइए अगले इलेक्शन के लिए, वो शायद अभी फैक्टर ही नहीं है अगले इलेक्शंस के लिए, लेकिन उसके बाद भी तो वक्त है, उसके बाद भी तो दुनिया चलेगी, पाकिस्तान चलेगा। उसको कैसे, किस तरीके से इन्होंने एक क्रेडिबिलिटी को रिटेन करना है, और ये इतना मजबूत करना है पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को कि बाकी जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई और एस्टैब्लिशमेंट हो, वो इनके काम में मुदाखलत ना कर पाए। उसके लिए इनकी अपनी इकाई मजबूत होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है उनके लिए। इमरान खान की बारी भी बहुत लेट की आएगी, और फिलहाल मगर शहजाद साहब अपनी गुफ्तगू में सवाल छोड़ रहे हैं, अगर इमरान खान नहीं है और बिल्कुल माइनस है, तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को एक जमात या 2 जमातें कैसे कर सकती हैं जब आप कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस को माइनस कर देंगे उसमें से? तो फिर क्या वो सिर्फ एक किंग्स पार्टी बन के नहीं रह जाएंगे जो कभी इमरान खान थे 2018 में?
इसीलिए इम्तिहान बहुत बड़ा है। इम्तिहान ये है कि अपने आप को ये शो करना, साबित करना कि वाकई मैं एक क्रेडिबल डिपेंडेबल लीडर हूं। क्या वाकई जिसके पीछे अवाम आहिस्ता आहिस्ता मेरी बात मानना शुरू हो गए हैं और मैं पाकिस्तान को इसे लेके चलूंगा। लोगों के लिए आसानियां चाहिए, लोगों को आसानियां चाहिए। अगर ये क्रिएट कर लेते हैं, लेके चल सकते हैं। अब मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे पीछे देख लीजिए 3 दफा बारियां मिली, क्या किया? नहीं, लेकिन क्या इन्होंने भी कुछ सीखा होगा ना 4 साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये उम्मीद रखें कि ये भी कुछ सीख के आए हैं, इन्होंने भी सीखा है। और जिस तरीके से आपका सवाल फ्रेम हुआ है, गो कि हम उसके माजी की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम इसके मुस्तकबिल की तरफ चलें और उम्मीद रखें कि अभी की बात नहीं है कि इमरान खान को साथ में लाना है। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद इमरान खान को साथ में लाना पड़ेगा ताकि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट मजबूत होकर उभरे, वरना ये बाहर से लोग आते रहेंगे और आपके काम में खलल डालते रहेंगे। ठीक है, जो सवाल आप उठा रहे हैं, क्रेडिबल एंड डिपेंडेबल लीडर और क्या सीखा होगा। ज़ैगम साहब 4 हफ्ते के लिए गए थे नवाज शरीफ साहब, 4 साल बाद वतन वापस आए हैं। मुफाहिमती मुजाहिमती दोनों बयानियां इस 4 साल में मुस्लिम लीग नून ने इख्तियार किए, लीडर्स ने इख्तियार किए मामलात आगे बढ़ाने के लिए। क्या आज की ग्राउंड रियलिटी की बखूबी वाकफियत है? बहुत बड़ा इकट्ठ किया मीनार पाकिस्तान पर, एक तारीख साज जलसा किया, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी और लोगों के साथ जो ताल्लुक है वो कायम होकर आगे बढ़ने को है? उसकी वाकफियत बखूबी है नवाज शरीफ साहब को? जी बिल्कुल है। देखिए, मुनीर नियाज़ी ने कहा है मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये इनकी याद में होगी। जो नवाज शरीफ की तरफ से मफाहिमत की बात है, एक लेवल पर तो मफाहिमत हो चुकी है। पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम मजबूत हो चुका है और सबके दरमियान में मफाहिमत है, इदारों के दरमियान में भी, पार्टियों के दरमियान में भी। एक पार्टी बाहर है। अब क्या आपका जो सवाल है कि क्या नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान की किंग्स पार्टी के सरबराह हैं, वो रीच आउट करेंगे उनको? मेरी राय में 3 सवालात हैं जिनको हमें देखना होगा। पहला सवाल वो है जो अबसार आलम साहब ने उठा दिया कि क्या इमरान खान ख़ुद मफाहिमत पर आमादा हैं? वो मफाहिमत पर पहले आमादा नहीं रहे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज 10 साल तक लड़ते रहे। जब एक की चूंच और एक की दुम गुम हुई, उसके बाद उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। अभी तक पीटीआई वहाँ तक नहीं पहुँची। पीटीआई के कुछ लीडर इशारे दे रहे हैं मफाहिमत के, लेकिन वो ये कहने पर आमादा नहीं है कि उनको चेयरमैन पीटीआई की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, उनकी तरफ कहा गया है कि आप मुफाहिमत की तरफ जाएं। तो हमें मालूम नहीं है अभी तक कि जो मुफाहिमत के थोड़े बहुत इशारे आए हैं, तो क्या उन इशारों के पीछे ख़ुद इमरान खान हैं? इमरान खान जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासतदानों के, जिसको डेमागॉग्स कहते हैं, उनके बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो जेल में जाकर मज़ीद सख्त हुआ करते हैं, वो बदला नहीं करते, वो नरम नहीं हुआ करते। तो एक तरफ आपको बात करने वाला अवेलेबल ही नहीं है, दूसरी तरफ क्या इस वक्त नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़रूरत है कि वो पीटीआई को, चेयरमैन पीटीआई को रीच आउट करें? यहाँ बैठे हुए सब लोग मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हैं। हम सबको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मुस्लिम लीग नवाज़ में क्या सेंटिमेंट है। मुस्लिम लीग नवाज़ पीटीआई का रगड़ा लगाना चाहती है, पूरा रगड़ा लगाना चाहती है। और नवाज़ शरीफ भी ये चाहते हैं कि कप्तान ने जिसको टक्कर मारी है वो जाने और कप्तान जाने, हम बीच में नहीं आएंगे। तो नवाज़ शरीफ भी इस पर बहुत कीन नहीं है और उनकी मफाहिमत का बयाना इमरान खान के लिए नहीं है। तीसरी बात, जिन्होंने मफाहिमत करवानी है, क्या वो ऐसी मफाहिमत के लिए तैयार हैं? क्या वो नवाज़ शरीफ को और इमरान खान को साथ बिठाने पे तैयार हैं? इसके लिए पहले उन्हें इमरान खान का और उनका पार्टी का जो 9 मई का मामला है उसको फॉरगिव करना होगा। अब मसला सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई के एक दूसरे को माफ़ करने का नहीं है। अब मसला ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट 9 मई पर इमरान खान को, उनकी पार्टी को माफ़ करने को तैयार है? हरगिज़ नहीं है। अभी तक जो हमें मालूम है कि कानून अपना रास्ता ले रहा है, लेगा। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है
कि इमरान खान को सज़ा होगी, बड़ी सख्त सज़ा होगी और अगले 5 से 10 साल तक वो सियासी मंजरनामे से बाहर रहेंगे। अगर कुछ बदलेगा तो फिर उसके बाद बदलेगा। मफाहमत की जो आखिरी वाहिद जो शक्ल है वो ये है कि इलेक्शन के बाद जैसी भी टूटी फूटी PTI असम्बली में पहुंचेगी उसको रीच आउट किया जाएगा, उसके साथ मफाहमत की कोई ना कोई शक्ल निकाली जाएगी। ठीक है जी, पैनल की राय सामने है। मुफाहमत का सोचना है तो PTI को सोचना है, मगर फिलहाल PTI के लिए तमाम दरवाजे और रास्ते जहां हतमी फैसले होने हैं वो बंद हैं। एक ब्रेक की तरफ जाना है। कानून की बात हुई है, आला अदालत की तरफ से एक इंतहाई अहम फैसला दिया गया है, उसी पर गुफ्तगू रहेगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया है और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देते हुए तमाम मुल्जिमान के मुकदमात फौजी अदालतों से फौजदारी अदालतों में भेजने का हुक्म दे दिया है। इस फैसले का इतलाक 9 और 10 मई के तमाम अफराद पर होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कल अदम करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में आर्मी एक्ट में मौजूद शिक 21D को भी आइन से मुतसादिम करार दिया, जिसके तहत आम शहरियों का ट्रायल भी फौजी अदालतों में नहीं किया जा सकता है, जबकि जस्टिस याहिया ने इस शिक पर अपनी राय महफूज रखी। इसके साथ साथ अदालत ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 की झैली शिक 4 भी कल अदम करार दी है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फौजदारी मुकदमे के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि वो अदालत को बताएंगे कि 2015 में फौजी अदालतें क्यों बनाई गईं और आज उनमें तरमीम की ज़रूरत क्यों नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तिफसार किया कि आप कह रहे हैं कि दहशत गर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस से मुल्जिमान का डायरेक्ट ताल्लुक हो तो किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। मुल्जिमान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D2 के तहत ट्रायल किया जाएगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तिफसार किया कि कानून वाज़ेह है, फिर मुल्जिमान का ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे। आइन बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्तों में कहा गया था कि सिविलियन के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का इक़दाम आइन से मुतसादिम है, इसलिए इसे कल अदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजारों में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस जस्टिस जवाद एस ख्वाजा भी शामिल थे। इन दरखास्तों पर मजमूई तौर पर 13 समाअतें हुई। दौरान समाअत इस केस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी की गई थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया था। तमाम समाअतों के बाद अदालत ने आज इन दरखास्तों पर महफूज फैसला किया था और इस फैसले के बाद सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल अब गैर मौसर हो चुका है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसानी हुकूक की जीत हुई है? ज़ैगम साहब। जी बिल्कुल हुई है। देखिए, ये 5 मुख्तलिफ ख्याल जजों पर मुश्तमिल एक बेंच का मुत्तफ़िका फ़ैसला है जो 5-0 से आया है और उन्होंने आर्मी एक्ट की 2 शिकों को आईन पाकिस्तान से मुतसादिम करार दिया है, क्योंकि उनकी नज़र में ये शिके बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। देखिए, अगर आपका अदालती निज़ाम कमज़ोर है तो उसका हल ये है कि अदालती निज़ाम को मजबूत किया जाए। उसका हल नहीं है कि मुश्किल जो फ़ैसले या मुश्किल केस हैं आप उनको फ़ौजी अदालतों में भेजें। 2015 में जब पाकिस्तान को बहुत बड़ा मसला दरपेश था दहशतगर्दी का, जब आर्मी पब्लिक स्कूल में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, तो उस वक्त 21वीं तरमीम करके कुछ वक्त के लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गईं, इसलिए कि पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ में इतनी जान ही नहीं थी कि दहशतगर्दों के केसेस से निमट सके। इस मसले को 8 साल गुजर गए। क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये कोशिश की, इस बात पर इन्वेस्ट किया कि पाकिस्तान की अदालतें इतनी मजबूत हो जाएं कि अगर कोई दोबारा बड़ा मसला पेश आए तो फिर से फ़ौजी अदालतों के पास ना जाना पड़े? ये काम नहीं किया गया। देखिए, आर्मी एक्ट जो होता है उसका बुनियादी मकसद फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन कायम रखना होता है और फ़ौज एक ऐसा इदारा है कि जब आप फ़ौज में भर्ती हो जाते हैं तो
तो अपने बहुत से हकूक़ से दस्तबरदार हो जाते हैं। बहुत से इंसानी हकूक़ जो सिविलियंस को मिलते हैं वो फ़ौजियों को दस्तयाब नहीं होते कि उनकी ज़िम्मेदारी इतनी सख्त होती है। तो ये फ़ौज के अपने एहतराम में नहीं है कि हम इस तरह के केसेस फ़ौजी अदालतों में भेजें और फ़ौज को एक्सपोज करें और मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्सीज़ में डालें। तो ये सिविलियंस के पास ही, सिविलियन कोर्ट्स में ही जाना चाहिए था। अब मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि जो आर्मी एक्ट है इसमें ये दो जो शिकें जिनकी आपने बात की, ये तरमीम के ज़रिए 1967 में 1967 में अयूब खान ने डाली थी। ये 55 साल बनते हैं। तो अगर ये शिकें आइन से मुतसादिम थी जो हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? ये पहली बार नहीं है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया है। कम से कम 1 दर्जन बार उनके पास आ चुका है और कई बार वो ये फैसला दे चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि यह आइन के साथ मुतसादिम नहीं है। अगर इस मौके पर वो एक मुख्तलिफ फैसला देते हैं जो सही, लेकिन फिर भी सवाल तो उठेगा कि क्या उनके जहन में सिर्फ इंसानी हकूक़ थे या इस कानून से जो इस वक्त मुतासर होने वाले हैं उनका ख्याल था। ठीक है ज़ैगम साहब, एक मुख्तसर ये कह दीजिएगा, क्या आपको लगता है ये हतमी फैसला या अपील की तरफ भी मामला जाएगा? चैलेंज होगा। देखिए, इस पर जो अपील होगी, आपको पता है चैलेंज तो शायद होगा, हुकूमत जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि रिव्यू में कोई मुख्तलिफ फैसला आए। आप इसी बात को देख लीजिए कि ये 5-0 से फैसला आया है जी। किसी एक जज ने भी इसके खिलाफ फैसला नहीं दिया। तो कोर्ट की जो एक कंसेंसस है, जो एक राय और मिजाज है, वो आपके सामने आ गया। मुझे नहीं लगता कि ये फैसला रिव्यू में जाके बदल जाएगा। ठीक। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में इस फैसले से बुनियादी इंसानी हुकूक की जीत हुई है? ज़ैगम साहब ने भी एक बात की है कि ओवरऑल देखा जाए इंसानी हुकूक की बात है, जो इस वक्त मुतासिर हैं वहाँ तक मामला, उस वजह से ये फैसला हो गया। देखें आयशा, ज़ैगम साहब ने जो कहा, मुझे तो यूँ लगा जैसे मैं लता मंगेशकर का कोई गीत सुन रहा हूँ। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बार बार डसा हुआ पाकिस्तानी हूँ, चीज़ों को स्लाइटली डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। सिर्फ 2 मुहावरे हैं, एक है पकेगा तो फूटेगा, इसकी समझ नहीं आ रही तो अंग्रेजी का सुन लें, सीइंग इज बिलीविंग, और आखिरी बात वो ये है कि बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया आपने, 75 साल, बहुत बड़ा लफ्ज़ इंसानी हकूक़, ये सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं। इसके लिए आपको साबित करना होता है कि मैं आदमी नहीं हूं, इंसान हूं, बाशऊर हूं, बाज़मीर हूं, और अपने हकूक़ के हसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। सो मुझे ये दूर दूर तक पिछले 75 साल की तरह आइंदा 75 साल भी, इसमें जौहरी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है इस मुल्क और माशरे में। उसके बगैर लगे रहो मुन्ना भाई, ये नहीं होगा। हसन साहब, वो कदम चल कर ही तब्दीलियां आएंगी ना, कहां से हो जानी है, ऊपर खला से तो नहीं होनी। यही शायद दुरुस्त फैसले, दुरुस्त रास्ते। खुदा का वास्ता आशा, खुदा का वास्ता, कदम चल के और फिर यूं नहीं होता। यहाँ भी तो पूरे 75 साल को आपने पिछले 75 साल के बराबर कर दिया ना, अभी आने वाले। बीबी बात तो सुन लें आप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज और जापान का हाल देखा है, जर्मनी का हाल देखा है। दे बाउंस बैक विद इन नो टाइम। 10-15 years आर मोर देन एनफ। जो 75 साल में टूट फूट के पड़े हैं, आटे की लाइनों में मर रहे हैं, इनके लिए 75 साल कम है। अगर बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती आयशा, एज अ पाकिस्तानी आई ऑल्सो वांट, मेरा तो दिल करता है, मैं जो ज़ैगम साहब ने कहा है, मैं उस पर आंखें बंद करके ही मान ले, लेकिन मेरा अपना तजर्बा है, इनका अपना होगा, मेरा अपना एक बड़ा मोटा विजन है, इनका अपना होगा। अल्लाह करे ये दुरुस्त है, मैं गलत हूँ। चलें जी, एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक इज एन अनअचीवेबल टारगेट। एक ब्रेक पे जाना है। शहजाद साहब और अबसार साहब की राय लेते साथ सवाल भी हसन साहब ने उठा दिया, वो भी जानेंगे दोनों पैनलिस्ट क्या कहते हैं। कौमों की जिंदगी में चंद साल अहम होते हैं, कुछ लोग कहते हैं दहाइयाँ और सदियाँ भी कम होती हैं। हमारे साथ मामला क्या है, इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुनियादी इंसानी हुकूक की जीत हुई है? शहजाद साहब क्या कहेंगे इस पे? और हसन साहब कह रहे हैं सीइंग इज बिलीविंग, तो जरा कंपेयर कीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा चल के ही चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, या जब होंगी तब देखेंगे, सोचेंगे, फिर कुछ समझ में आएगा हमें क्या हो रहा है? हाँ, एक तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अपील में तो नहीं जा सकती, इसको रिव्यू के अंदर जा सकती है, और वो शायद उसके लिए एक बड़ा बेंच मांगे, और अगर ये होता है रिव्यू के लिए मांगते हैं तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि फिर जो फैसला आता है वो क्या फैसला आता है। यानी ये मुझे पता है कि गवर्नमेंट, आज की जो गवर्नमेंट बैठी हुई गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट, ये इसको जरूर किसी ना किसी शक्ल में चैलेंज जरूर करेगी। ये तो बुनियादी एक बात है जो आज के माहौल तनाजुर में हम जब बात करते हैं। दूसरी ये कि ये जो सिविलियंस का ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो होता है, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बहस हुई है, मुख्तलिफ औकात में हुई है, और उसका हमें जो बायस है, जो रुझान है उस बहस का, वो भी हमें पता है कि वो इसके खिलाफ है। जो पब्लिक ओपिनियन डोमिनेंट, जो वोकल पब्लिक ओपिनियन है, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन जो 5-10% लोग जो कि समझने बूझने वाले हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, उनका रुझान लिबरल तबके का खास तौर पे वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये वो, और वो पूरे तरीके से पूरे नहीं होते जब ये मिलिट्री कोर्ट्स में जाते हैं। तीसरी बात, ये किस सिचुएशन में जो सिविलियंस हैं, ये इनको कम्बैटेंट्स का दर्जा दे के दिया जाता है और फिर वो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जायज़ होता है। सिर्फ दो सूरतों में, एक जब जंग की कैफियत हो, जब आपने वॉर डिक्लेयर की हो एज अ स्टेट, तो फिर जो भी सिविलियन, यानी अपने नहीं, जाहिर है कुछ सूरत में हम उम्मीद ये करते हैं कि दूसरे किसी और मुल्क के या अपने लोगों के अलावा ऐसे लोग होंगे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग के हथियार उठाएंगे, तो उसके उनका फिर जो ट्रायल होगा वो मिलिट्री कोर्ट्स के नीचे, क्योंकि पाकिस्तान ने जंग डिक्लेयर कर दी है। दूसरी सूरत ये थी जब दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसका जिक्र भी हुआ पहले हमारी डिस्कशन के अंदर, तो उस वक्त फिर हुकूमत वक्त जो थी उसने एक सनसेट क्लॉज के साथ पहले 2 साल फिर 2 साल और मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दी कि आप दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। और उसकी वजह ये थी कि हमारे सिविलियन निज़ाम के अंदर इतनी देर लग जाती थी कि उनको सजाएं नहीं हो पाती थी, और सजाएं जो हैं वो ज़ाहिर है ज़रूरी हैं ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके कि दहशतगर्दी जो है ये बुरी चीज़ है और इससे पाकिस्तान के माशरे को पाक रखा जा सके। ये दूसरी चीज़ आ गई। 9 मई एक यूनिक वाक़या है, बिल्कुल यूनिक, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि आपके अपने ही लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अब ये जो चीज़ है ये पहले कभी नहीं हुई। अब एक दुक्का इस तरह की एक आध चीज़ हो तो चलें, वो आप क्रिमिनल कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में ट्राई कर लेते हैं उस चीज़ को। एक और भी चीज़ याद रखें कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे जो ट्रायल्स थे जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हुए, उनके अंदर अपील जायज़ करार दी गई, और वो जब हाई कोर्ट में अपील लेके जाते थे तो बहुत सारे, बल्कि 90% लोग जो हैं वो उन सज़ाओं से बच जाते थे, बरी हो जाते थे। कि और वो जो हाई कोर्ट्स का जो था, पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उनकी सोच ये थी कि चूंकि ये मुकम्मल तौर पर उस प्रोसेस जो है वो जो कि हक और इंसाफ की बुनियाद पे चलनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स उसको मुकम्मल पूरे नहीं आते, इसलिए तो वो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, क्योंकि वही लोग बार बार फिर हम पे हमले करते रहे, उनको फिर और तरीके से एलिमिनेट करना पड़ा। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब ये बहुत बड़ी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें जारी थी। अब 9 मई वाला जो वाक़या है, ये वाकई पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव मामला है। या तो इसको किसी तशरीह में लाया जाए, बताया जाए कि कम्बैटेंट बनते हैं कि नहीं बनते, और अगर नहीं बनते तो फिर इनके ऊपर जो भी ट्रायल की बुनियाद है वो सिविल कोर्ट्स में हो रहा है, जहां भी हो रहा है, फिर वो एक्सपेडिशियसली किया जाए, उसको फिर लटकाया ना जाए, तारीखें ना डाली जाए, ताकि जो उसका असर है वो असर सामने आए और ये पता लगे कि भाई ये आपके अपने मुल्क की अफवाज हैं, इन पे हमला ना कीजिए। हमारे तमाम कवानीन और तमाम अफवाज इस चीज़ के लिए हैं कि जो बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ हमला करें, हम उनके खिलाफ दिफा करें। तो मेरा ख्याल है कि ये इन चीज़ों के ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। ये जो अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद ये होनी चाहिए हम सबको कि शायद इससे कोई भलाई निकलेगी, बेहतरी निकलेगी, कोई ना कोई तरीका ऐसा निकलेगा जो सबको एक्सेप्टेबल होगा। ठीक हो गया। अब सर साहब आपकी जानिब आऊंगी, कानून जब बना होगा तब से ही आइन से मुतसादिम बार बार इस पर बात होती रही है, अदालतों में भी ये मामला जाता रहा। क्या कहा जा सकता है देर है दुरुस्त है? एक जैगम साहब ने ऊपर बात की थी कि मेरे सवाल के जवाब में कि इंसानी हुकूक की जीत है, या फिर इस वक्त के जो मुतासरीन हैं 9-10 मई के, उस हवाले से सिर्फ इसको देखा जाए? किस तरह एनालाइज करेंगे सर? एक तो 2-3 इसमें बातें हैं। एक पहले मैं वो
बात आपको बता दूं, जो वर्ल्ड वॉर 2 की एग्ज़ाम्पल दी है हसन निसार साहब ने, आपने भी पूछा था कि कैसे कौमें तरक्की कर सकती हैं। तो ज़ाहिर है कौमों के ज़िंदगी में कुछ कौमों ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, कुछ ने बहुत टाइम लिया है। हम मेरा ख्याल है उस कौम में शामिल हैं जो बहुत टाइम लेती है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो बैल और बैलगाड़ी का डिज़ाइन 5000 साल पहले था, आज भी हमारे यहाँ वही है। तो लेकिन दूसरी तरफ जब जापान और जर्मनी की एग्जांपल जो है ना हमारे माहौल में फिट नहीं आती। जापान और जर्मनी दोनों अपने वक्त की उस वक्त सुपर ताकतें थी। वो सबसे पहली मोटरवे दुनिया की जर्मनी में बन चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। मर्सिडीज, BMW और वोक्सवैगन उस वक्त भी दुनिया की टॉप की कार्स थी और वो जर्मनी में भी बनती थी। जापान जो था दुनिया में वो वाहिद मुल्क था, सबसे पहला मुल्क था जिसने त्यारा बरदार बहरी जहाज़ बना लिए थे और उसकी साइंस और तरक्की बेहतरीन थी और वो वर्ल्ड पावर था उस वक्त। तो इसलिए जब वो तबाह हुए उस पर फिर अमेरिका ने उनको ग़ुलाम बना लिया और उनको पैसे दिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें ग़ुलामी भी सही तरीके से नहीं करनी आई। हमने अमेरिका की एजेंटी तो की, लेकिन हमारी जो रूलिंग एलीट के चंद एक ऊपर टॉप के लोग थे ना, वो अपनी तिजोरियाँ भर गए। लेकिन जापान के शहनशाह हिरोहितो ने यह नहीं किया उस वक्त 1945 में, जब उसने डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर पे दस्तखत किए ना, तो अपनी कौम की बेहतरी का फिर भी सोचा। इसी तरह वो कॉनर्ड एडेनॉयर था जर्मनी का पहला जो लीडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसने भी अपने बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड और अमेरिका में नहीं बनाए अमेरिकी इमदाद को हड़प करने के लिए। उसने भी अपनी कौम का सोचा, इसलिए वो कौमें गुलामी के बावजूद अभी भी वो कोई बहुत आज़ाद कौमें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उनकी आवाम खुशहाल है और खुश है। तो हमें तो गुलामी भी सही नहीं तरह करनी आई, तो क्या कह सकता हूँ इसमें। दूसरा आपका सवाल का जवाब है, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हुआ है, और इसमें इंसानी हकूक़ की आने वाले वक्त में उसकी प्रोटेक्शन बेहतर होगी। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आप ये बात अब याद रखिएगा कि निज़ाम इस मुल्क का बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसलिए अगर एक सियासी जमात को कोई अदालत या किसी जगह से कोई इंसाफ मिलता है, तो हमें फिर ये ख्याल रखना चाहिए कि दूसरी को भी मिल जाता है। इसलिए सिस्टम काम कर रहा है। इसलिए ये नहीं हमें कहना चाहिए कि एक को तो इंसाफ मिल गया और दूसरे की सहूलतकारी हो रही है, क्योंकि आज मैं मुसलसल ये सोच रहा था कि क्या ये सहूलतकारी है या इंसाफ, और मैं ये कहूँगा कि ये इंसाफ है। और इसके बावजूद ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो है, जो कुछ हुआ 9 मई को, दूसरी अदालतों में भी गए तो फैसले वहाँ से भी मेरा ख्याल है मुल्ज़मान के खिलाफ ही आएंगे, कोई उनके हक में नहीं आएगा। ठीक हो गया। तरह के मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जा रहे फैसले, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी उन फैसलों की, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। इंसाफ हुआ है, अच्छा फैसला आया है, बिगड़ा निज़ाम भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब सार साहब अपना कमेंट कर रहे थे, ऊपर बात की कॉलोनियल दौर की बात की जाए तो हमारे हालात तो ये कि 75 साल में ना हम अपने कवानीन बना सकें ना निज़ाम। वाकई तौर पर सोचने की ज़रूरत है अगर बतौर कौम और माशरा आगे बढ़ना है। चारों मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।